कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 5 था वैसे ही चैप्टर नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आगे आप लोगों को काम आएंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तीनों चीज़ें हमें स्टैंडर्ड 12 में भी काम आएगी। तो ये चैप्टर खास अच्छे से पढ़ना, इसमें ध्यान देना होगा। इसमें से काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और ये तीन जो टर्म हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। आप लोग ये वर्ड यूज़ करते ही होंगे डे टू डे लाइफ में, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो साइकोलॉजिकली जो इसका पिक्चर क्रिएट होता है और फिजिक्स में इनके जो मीनिंग है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। साइकोलॉजिकली आप लोगों के दिमाग में जो भी पिक्चर आते हैं और फिजिक्स में इनका जो मतलब होता है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि वर्क की बात करें तो आप बोलते होंगे सर हम तो दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप तो बहुत सारा वर्क कर रहे हो, है कि नहीं? आप लोग 8 घंटे पढ़ाई करते हो, 10 घंटे पढ़ाई करते हो, तो फिजिक्स बोलता है वर्क डन बाय यू इज़ 0। तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई वर्क हुआ नहीं। तो फिजिक्स में वर्क डन क्या होता है और एक्चुअल में हम साइकोलॉजिकली किसको वर्क कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज आ जाते हैं चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। पहले बात करूं वर्क की, तो वर्क होने के लिए फिजिक्स में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट दैट इज फोर्स एंड सेकंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होने के लिए ये दो चीज़ों का होना जरूरी है। वर्क दैट इज फोर्स, वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लें, इफ कूली इज कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड एंड व्हेन ही इज वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एट द टाइम वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड दैट इज 0। कोई वर्क कर रहा नहीं है। आप बोलते हो सर कितना वर्क करता है बेचारा, यहाँ से वहाँ लोड लेके जा रहा है क्या नहीं? तो वो लोड जो है उसके ऊपर उसके हेड की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है? दोनों कांटेक्ट में है। जो लोड ऊपर रखा गया है उसके ऊपर उसका हेड कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, और उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ होगा। इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। हियर फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Force and displacement both are perpendicular to each other, therefore work done is 0। एक्चुअल वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ना है, आज ही पढ़ेंगे लेक्चर में, समझ में आएगा, पर अभी मैं बता रहा हूँ। When I apply force on the wall, at that time displacement of the wall will be 0। मैं वॉल को फोर्स लगाए जाऊँ तो मेरे फोर्स से तो ये वॉल हिलने वाली नहीं है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क क्या होगा? 0। अगर मैं इस मार्कर पे फोर्स लगाऊं, कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो रही है, कुछ डिस्टेंस काट रही, तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, ठीक। तो फिजिक्स में वर्क क्या है? वर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज एनर्जी।
किसको बोलते हैं हम एनर्जी? एनर्जी मतलब क्या? इफ समबडी कैन वर्क अप टू 14 to 16 hours a day, it means he or she has large stamina और एनर्जी। अगर कोई 14 से 16 घंटे काम कर सकता है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तभी वो इतना काम कर रहा है कि नहीं? तो उसका मतलब आप बोलते हो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो मतलब एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, इसी को बोलते हैं एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, राइट? इन फिजिक्स वर्क एंड एनर्जी बोथ आर हैविंग सम रिलेशन। इन फिजिक्स देर इज सम रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, कुछ रिलेशन है। बट हियर इन फिजिक्स वी हैव मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की प्रिसाइज डेफिनेशन में देने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम्हें पता चल जाएगा वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है? एनर्जी के बाद बात करें तो पावर। हम किसको पावर बोलते हैं? कोई बोलता है सर इसको पैसे का पावर है कि नहीं? तो फिजिक्स में क्या उसको पावर बोलेंगे? जब आप लोग बॉक्सिंग वगैरह देख रहे हो, WWE देख रहे हो, तो कोई अच्छा सा पंच लगाए सामने वाले को, तो हम बोलेंगे इसने लगाया पावरफुल पंच, है कि नहीं? जब आप लोग क्रिकेट देख रहे हो तो बोलोगे कि अरे क्रिकेटर ने क्या शॉट लगाया, पावरफुल शॉट, है कि नहीं? तो यहाँ पे पावर क्या होता है फिजिक्स में? हाउ फास्ट द वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड पावर। कितना स्पीड में वर्क हो रहा है उसे बोला जाता है पावर। रेट ऑफ वर्क डन, और यू कैन से हाउ फास्ट द वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड पावर। कितना जल्दी वर्क कर रहा है, हाउ फास्ट द वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड पावर। हाँ, अभी मैं ऊपर से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में, पर इस चैप्टर में ये तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी और क्या होता है पावर। वर्क के बारे में तो आज ही पता चल जाएगा आज के लेक्चर में क्या होता है वर्क। तो क्या तीनों चीज़ें क्लियर हैं? क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी, क्या होता है पावर? क्या ठीक? चल डिटेल में पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। व्हाट इज कॉल्ड वर्क? जैसे कि हमने देखा वर्क होने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो होना चाहिए फोर्स, दूसरा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सो लेट मी कंसिडर वन सिचुएशन। दिस इज द ब्लॉक which is kept on a horizontal surface. On this, suppose force applied is in positive x direction, and suppose due to this horizontal force this block gets displaced by distance x. कितना डिस्प्लेस हो चुका भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है, मान लेते हैं, ठीक? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई? x. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? कितना वर्क हुआ? सो हियर इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट D, that is x. तो यहाँ पे वर्क हुआ Fx। क्या वर्क हुआ? Fx। इक्वेशन नंबर 1। क्या ठीक? क्या समझ में आ रहा है? बट जरूरी नहीं है कि फोर्स ऐसे ही लगे, फोर्स की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। सपोज इफ आई कंसिडर डिफरेंट केस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस and here I am considering one block,
and suppose the force is applied on this in this direction, force acting on this block, that is like this, which makes an angle theta with the horizontal surface. ठीक है, अगर इस तरह से फोर्स लगाया जाए और मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है इस तरफ, फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे. सो डिस्प्लेसमेंट दैट आई एम टेकिंग डी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, डी. तो यहाँ पे वर्क डन है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इस केस में क्या बने फोर्स, हियर यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट इज इंक्लाइंड टू दिस फोर्स बाय एंगल थीटा. डिस्प्लेसमेंट इज इंक्लाइंड टू दिस फोर्स बाय एंगल थीटा. सो इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू, तो हमें बनाने होंगे कंपोनेंट. यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ कॉस थीटा, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ साइन थीटा. दो कंपोनेंट बनेंगे. So here work done is nothing but component of force in the direction of displacement into magnitude of displacement. So here in this case work done, that is F cos theta into D. What is F cos theta? That is the component of force in the direction of displacement. तो ये बन गया F D cos theta. Yes or no? Then this can be written as F vector dot D vector. Therefore we can write work done W is equal to F vector dot D vector. F vector dot D vector. Force, scalar product of force and displacement is called work. यही फॉर्मूला बन गया. देखो यहाँ से इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, जीरो. फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा रख दो जीरो. तो यहाँ पे थीटा रख दो जीरो, तो कॉस जीरो क्या बन जाएगा, 1. तो एफ डी. सो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट हियर फोर्स, applied force is not in the direction of displacement. Therefore we have to take the component of force in the direction of displacement. Component of force in the direction of displacement is responsible for the work. So W is equal to of F cos theta, W is equal to F cos theta into D. This can be written as F D cos theta. और जब भी cos आता है तो याद करो कौन सा प्रोडक्ट, force that is vector quantity, displacement that is vector quantity. Therefore whenever we remove cos theta, at that time we have to put dot. So F vector dot D vector, dot that is scalar product of two vectors. So from this we can say that work that is scalar quantity. Work क्या है, work that is scalar quantity. Because work is the scalar product of force and displacement. Force that is vector quantity, displacement that is vector quantity, but work that is scalar quantity. क्या ठीक? Okay. Now if you want to define the work, then how can we define work? Work is the product of the component of force in the direction of displacement and magnitude of displacement, magnitude of the displacement.
Yes or no? From this we can say that work is the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement. ये हो गया work. So this is the definition of work. Work is the product of component of force in the direction of displacement and magnitude of the displacement. क्या ठीक? क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट. चल यूनिट की बात करूं तो क्या बनेगा यूनिट? फ्रॉम दिस व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ वर्क? यहाँ से देखा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीटर. तो यहाँ से बनेगा न्यूटन मीटर. और अनदर यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल. इसका यूनिट क्या बनता है? जूल. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J. यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल. यहाँ से बनेगा न्यूटन मीटर, दैट इज कॉल्ड जूल. इन द मेमोरी ऑफ फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे वर्क का यूनिट क्या बनता है? जूल. दिस इज द SI यूनिट ऑफ वर्क. SI यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल. और CGS यूनिट तो आप लोग जानते हो क्या था? अर्ग. चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़े थे. And already we have obtained the relation between joule and erg. What is the relation between joule and erg? 1 joule is equal to 10⁷ erg. क्या ठीक? So this is the SI unit of work. क्या समझ में आया क्या होता है वर्क? अभी ये टॉपिक ख़त्म हुआ नहीं है, आगे और भी पढ़ना है. कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब वर्क डन जीरो होगा. बिकॉज वर्क दैट इज स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? वर्क हमें मिल सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये 3 पॉसिबिलिटी रहेगी. डायरेक्शन की बात करनी नहीं है क्योंकि कैसी क्वांटिटी है वर्क? स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे इसकी 3 वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. कौन से केस में हमें वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, कौन से केस में नेगेटिव मिलेगा और कौन से केस में वर्क डन जीरो होगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. उसे पढ़ेंगे पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. चल, वर्क का फॉर्मूला हमें मिल चुका, हमने वर्क की डेफिनेशन दे दी. तो वर्क का फॉर्मूला क्या मिला हमें? वर्क डन W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर इज इक्वल टू FD cos थीटा. वर्क डन W क्या बनेगा? FD cos थीटा. पहला केस लो, फर्स्ट केस. तो फर्स्ट केस लेते हैं जीरो वर्क. कब होगा जीरो वर्क? तो जीरो वर्क कब हो सकता है? इफ फोर्स अप्लाइड इज जीरो, इफ फोर्स अप्लाइड इज जीरो देन वर्क डन विल बी जीरो. मान लो कि कोई फोर्स लगाए नहीं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, इफ देयर इज लार्ज डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन विल बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट है पर फोर्स लगा रहा है नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो. ऐसा कौन से केस में होगा? सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल भी दूंगा. दूसरा, जीरो वर्क कब मिल सकता है? यहाँ तो फोर्स लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो क्या मिलेगा? वर्क डन जीरो. क्या ठीक? यहाँ तो फिर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, पर थीटा क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स and displacement is 90 degree, then work done will be zero. When force is perpendicular to the direction of displacement, then work done will be zero. आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, कब जीरो वर्क होगा? तो एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई बात नहीं. डिस्प्लेसमेंट जीरो ले ले, सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में. If we push brick wall, if we push wall hardly
and if there is no displacement, then work done by applied force is 0. क्या बनेगा? If we push wall hardly and if there is no displacement, then work done by applied force is 0. तो मान लो कि इसको मैं धक्का लगाए जाऊं, क्या हिल रहा है? Is there any displacement? No. Then work done by the applied force is 0. चलो मैं वॉल को पुश करूं, ठीक है, तो मैं कोई फोर्स तो लगा रहा हूं वॉल पे, पर वर्क डन क्या है? 0. मान लो किसी को बोला आधे घंटे तक लगा फोर्स, ये वॉल साइड में चली जानी चाहिए, वो आधे घंटे तक फोर्स लगाएगा, क्या वॉल साइड में जाएगी? कोई इंसान के फोर्स से तो वो जाने वाली नहीं है, डिस्प्लेस होने वाली नहीं है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हुआ? 0. वो पूरा दिन ये ट्राई करेगा, थक जाएगा, पर वर्क डन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 0. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो साइकोलॉजिकल पिक्चर क्रिएट हुई है हमारे दिमाग में वर्क की, और फिजिक्स में जो मतलब होता है वर्क का, दोनों ही डिफरेंट है कि नहीं? साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट देन द साइकोलॉजिकल पिक्चर ऑफ वर्क. So if we push wall hardly and if there is no displacement, it means displacement that is 0, then work done will be 0. फोर्स तो लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. तो वर्क डन क्या मिलेगा? 0. चलो ठीक. दूसरा एग्जांपल लूँ. इफ वेट लिफ्टर होल्ड्स 150 kg mass on his shoulder for 30 seconds, then work done on the load is 0. If weightlifter holds 150 kg mass on his shoulder for 30 सेकेंड, मान लो कि वेट लिफ्ट किया, लिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया शोल्डर पे, कितनी देर? 30 सेकेंड के लिए. तो उस 30 सेकेंड में उससे कितना काम हुआ? वर्क डन ऑन द लोड इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, स्टेडीली रख दिया गया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. क्या समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके शोल्डर पे फोर्स लगेगा, पर वो पकड़ के खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कोई हो रहा नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. वर्क डन ऑन द लोड इज 0. चलो नाउ इफ एनी बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, if any body is sliding on smooth horizontal surface without any force, then work done is 0. If any body is sliding on smooth horizontal surface, smooth horizontal surface मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन 0. स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? 0. अगर फ्रिक्शन ऑपोज करने वाला ही नहीं है तो हमें अप्लाई भी करना नहीं पड़ेगा. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन एंड बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा तो हमें भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन करती रहेगी. सो इफ एनी बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस नहीं कंसिडर करें, कैसी सरफेस कंसिडर करें? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हमें कोई फोर्स लगाना नहीं है, तो फोर्स क्या हो गया? 0. देन वर्क डन विल बी 0. तो इसका एग्जाम्पल भी मिल चुका है क्या? ठीक.
ओके, आगे बढ़े, इस वाले केस पे आते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा कब होगा भाई? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ यू कंसिडर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन वर्क डन विल बी जीरो। सर्कुलर पाथ है, कैसी स्पीड से जा रहा है? कांस्टेंट स्पीड, इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहा हूं मैं। सो फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यस और नो? सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, so this will be the direction of displacement. Now tell me what is the angle between force and displacement? 90 degree. What is the value of cos 90? 0. So here in this case work done W is equal to FC D cos 90 degree. Then work done will be 0. क्या समझ में आ रहा है? Centripetal force is perpendicular to the displacement, therefore angle between force and displacement that is 90 degree, therefore work done will be 0 in this case. तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है? 0। तो जैसे कि मैंने बताया, 0 वर्क होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? या तो फोर्स 0 हो तो वर्क 0, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क 0, या तो थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क क्या मिलेगा? 0। क्या समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट। चलो बढ़िया, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये परपेंडिकुलर वाला। If we consider the case of simple pendulum, मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक? इन स्ट्रिंग विच टाइप ऑफ फोर्स विल एक्ट? मुझे तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। तो टेंशन ये हो गया, टेंशन T। and displacement is perpendicular to the force, then work done by the tension will be 0 because tension is perpendicular to the displacement रहेगा इस तरफ, tension is perpendicular to the displacement। यहाँ पे आ जाओ, मान लो कि यहाँ पे जा रहा है ये बॉब, तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री, यस सर। So here when we consider the case of simple pendulum, at that time work done by the tension of string is 0 because force is perpendicular to the displacement. When we consider this type of case, यहाँ पे देखो, suppose body is moving in this direction and it has mass m, then due to gravity which type of force will act? Gravitational force mg, and here the displacement of body is in this direction, then work done by gravitational force is 0। gravitational force तो इसे मूव नहीं करवा रहा। here you can see gravitational force is perpendicular to the displacement, therefore work done by the gravitational force is 0। अब आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये सरफेस, इसके ऊपर एक और फोर्स लगा रहा होगा। हाँ बढ़िया, कौन सा फोर्स लगा रहा होगा भाई? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस बॉडी विल बी 0। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर वाला केस बन रहा है। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तब भी वर्क डन क्या होगा? 0। इफ समवन इज कैरिंग लोड ऑन हिज हेड and if he stays at some place for some time, then work done by him will be 0। लोड कैरी करके खड़ा है पर खड़ा ही है, डिस्प्लेसमेंट कोई हो रहा नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो भी वर्क डन 0। क्या समझ में आ रहा है? किसको फिजिक्स में वर्क बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है? तो वर्क होने की कंडीशन क्या बनेगी? वर्क डन W इज इक्वल टू FD cos थीटा। F 0 नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो कुछ वर्क बनेगा। देन वी विल गेट सम वर्क। क्या समझ में आया? एकदम
परफेक्ट लिखना है, जल्दी से लिख लो। चलो सेकंड केस, पॉजिटिव वर्क। कब मिलेगा पॉजिटिव वर्क? तो पॉजिटिव वर्क होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। पॉजिटिव वर्क कहाँ से मिलेगा? थीटा से। इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 degree, then cos theta will be positive because this is the magnitude of force, this is the magnitude of displacement। तो ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव मिलेंगे। तो नेगेटिव क्या हो सकता है? cos थीटा। अगर cos थीटा पॉजिटिव मिल गया तो वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो इफ थीटा इज बिटवीन 0 and 90 degree, then cos थीटा विल बी पॉजिटिव। इफ cos थीटा इज पॉजिटिव, then work done W will be positive। ये चीज़ हो जाए तो वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क कब होगा? तो एग्जाम्पल दे देते हैं। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, ठीक है, यहाँ पे हम एक हॉर्स मान लेते हैं। मान लेना, भले लगे नहीं लगे, मान लेना, ठीक है। When horse pulls a cart, at the time force and a displacement both are in the same direction। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे? If force and displacement both are in the same direction, then work done will be positive because theta will be 0। अगर थीटा 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। then work done is equal to force into displacement and that will be positive। यहाँ पे लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ पे लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करूं, इन लिफ्टिंग लोड, वेट लिफ्ट कर रहे तो लिफ्टिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? लिफ्टिंग फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, displacement that is in upper direction and lifting force is also in the same direction, so in this case work done will be positive। यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या ठीक? चल थर्ड पे आ जाए तो नेगेटिव वर्क कब मिले? नेगेटिव वर्क की बात करें तो नेगेटिव वर्क कब मिलेगा? ड्यू टू ब्रेकिंग फोर्स, वी विल गेट नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो गाड़ी तो जा रही होती है आगे की डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ, और ब्रेकिंग फोर्स कहाँ पे होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? सो ड्यू टू दिस ब्रेकिंग फोर्स वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों भाई? तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो नेगेटिव वर्क होने के लिए थीटा क्या मिलना चाहिए? दिस थीटा शुड बी बिटवीन 90 to 180 डिग्री। 90 से 180 डिग्री में होगा तो cos थीटा क्या मिलेगा? नेगेटिव। अगर cos थीटा नेगेटिव मिल गया तो वर्क डन क्या मिलेगा? नेगेटिव। व्हेन यू कंसिडर मोशन ऑफ एनी ब्लॉक, सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इन दिस डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So here displacement and friction force both are in the opposite direction, then work done will be negative in this case also। क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा मोशन का, तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कैसा होगा? नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है?
चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। व्हेन वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट, तो लिफ्ट कर रहे हैं तो वो तो जाएगा ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर। इसकी वजह से इसके पास है मास, तो मास की वजह से इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 180। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज cos 180 दैट इज -1। क्या ठीक? तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। If force applied has component in the direction of displacement, then work done will be positive. If force applied has component in the direction opposite to displacement, then work done will be negative. तो यहाँ पे अगर फोर्स जो लगाया जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में है, तो वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर फोर्स लगाया जा रहा है और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये चीज समझ लो, ठीक है। अगर थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर 90 to 180 डिग्री के बीच में है तो क्या बनेगा? 90 to 180 डिग्री के बीच में है तो क्या बनेगा? वर्क डन नेगेटिव। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वर्क डन विल बी 0। अगर 90 डिग्री एंगल बन गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से 90 से बड़ा पर 180 या तो 180 से कम, यहाँ पे 0 या तो 90 से कम। जब 90 हो जाएगा एंगल तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आशा रखता हूँ कि अब वर्क का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन हैव 3 वैल्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। चल, आप लोगों को लिखने को समय चाहिए, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? बढ़िया। दिस इज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। When we have work done by constant force, at that time work done W is equal to FD cos theta. But work done by variable force is different. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।